रात के करीबन 7 बज रहे थे। हाईवे का रास्ता। गरीब बहू रानी अनामिका दोनों हाथ में 2 तला हुआ मछली लेकर वहाँ पर वो खड़ी थी। आइए बाबू आइए, तरह तरह के मछली फ्राई खा के जाइए। तला हुआ मछली, मसाला मछली, कबाब मछली, तरह तरह के स्वाद की मछली यहाँ पर है। जिसे जैसा चाहिए हम वैसा बना के देंगे, वो भी बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म। तो आइए बाबू आइए। इस तरह वो आवाज लगा के कहती है। तभी वहाँ पे एक बस आके रुकती है। अनामिका उस बस को देखने के साथ साथ उस बस के पीछे पीछे भागने लगती है। जो भी बस से उतर रहे होते हैं उन सभी को वो मछलियाँ दिखाती है। उनमें से एक जन पैसे देकर मछली खरीदते हैं। अनामिका खुश होकर जो दूसरी मछली बची हुई थी उसे लेकर बस में घूमती है। मैडम, बाबू, अगर मुझ पे दया करके ये मछली खरीद लेंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, उनका ख्याल भी रखना है। उसकी बातें सुन के एक बुजुर्ग महिला जो बस से उतर रही होती है उसे उस पर दया आने लगती है। अरे बेटी, इधर आना, इस तरह कहती है। अनामिका उसकी आवाज सुनकर खुश होकर भागते हुए उस बुजुर्ग महिला के पास जाती है। बस यही बचा है, मैं खरीद लूंगी तो तुम घर चली जाओगी। हाँ माँ जी, बस यही बचा हुआ है। कितने की है ये मछली? सिर्फ 100 रुपए मालकिन। इस तरह अनामिका के कहने पर वो बुजुर्ग महिला अनामिका को 100 रुपए निकाल के देती है। अनामिका उस बुजुर्ग महिला को मछली देती है और थोड़ी ही दूर पे एक बक्सा रखा हुआ था, वहाँ पे वो लौट आती है। वहाँ बक्से के पास सासू माँ शारदा बैठी हुई थी। लकड़ी का चूल्हा रखा हुआ था, उस पे वो मछलियाँ तल रही थी। अनामिका उनके पास जाती है। अरे बहू, 2 मछली लेकर गई थी, वो बिक गए क्या? हाँ माँ जी, 2 मछलियाँ बिक गए। ये बताइए माँ जी, और कितनी मछलियाँ हैं तलने के लिए? और 3 मछलियाँ है बहू। ये 3 मछलियाँ बेचकर मैं आती हूँ घर माँ। आप घर जाइए, बच्चों को भूख लगी होगी। बच्चों को अगर भूख लगेगी तो घर पे बाप बेटा है, उन्हें वो खाना खिला देंगे। पर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाली। मुझे डर नहीं लगता माँ जी, मुझ में बहुत हिम्मत है। मैं घर आ जाऊंगी, आप जाइए। मछलियाँ बिकने के बाद काफी पैसे हैं, हम साथ में ही घर जाएंगे। लेकिन माँ जी, हमारे परिवार के लिए ये पैसे काफी नहीं है। आप घर जाइए, मैं इन 3 मछलियों को बेचकर लौट कर आती हूँ। मछलियाँ बिकने के बाद हम साथ में ही घर जाएंगे। इतना कहकर शारदा अनामिका को बेचने के लिए तली हुई मछलियाँ देती है। अनामिका उन्हें हाथ में लेकर वहीं पे बक्से के पास खड़ी रहती है। तुमने कहा कि मछलियाँ बेचोगी बहू, पर यहीं पे खड़ी हो, क्या हो गया? समय तो निकलते जा रहा है। अरे माँ जी, जहाँ मछलियाँ बेच कर आई वो बस अभी भी खड़ी है। वहाँ बस में मैंने कहा था ये मछलियाँ बिक जाएंगी तो मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। एक बुजुर्ग महिला ने दया करके वो मछली खरीद ली। अभी वहाँ पे जाऊंगी तो वो मुझे मिल जाएंगी, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। बस जाने के बाद फिर से मैं जाऊंगी। अनामिका की ये बात सुनकर, अच्छा, तो बहू रानी ने ऐसी बातें कही है। जीने के लिए क्या कुछ नहीं कहना होता है माँ जी। इस तरह कह ही रही थी कि तब तक बस वहाँ से चली जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। फिर तले हुए 3 मछलियाँ लेकर वो हाईवे पे जाके खड़ी हो जाती है। तब तक वहाँ पे एक कार आके रुकती है। अनामिका उस कार को बड़े ही आश्चर्य होकर देखने लगती है। तभी उस कार के अंदर से एक लड़की नीचे उतर आती है। आंटी, एक मछलियाँ कितनी की है? एक मछलियाँ 100 रुपए की है, 3 मछलियाँ 300 रुपए की। इतना कहकर वो लड़की 300 रुपए देती है और 3 मछलियाँ अनामिका से लेके चली जाती है। अनामिका पैसे लेके खुशी खुशी शारदा के पास लौट आती है। वो कार भी वहाँ से चली जाती है। फिर सास बहू अपना सारा सामान लेके घर की तरफ जाने लगती हैं। उधर घर पे हरीश और भव्या तब तक सो चुके थे। बच्चों के पिताजी रमेश उन्हें एक कंबल से ढक दिया था और उन्हीं के बगल में बैठे थे। प्रसाद भी बगल में ही बैठे हुए थे। बेटा रमेश, क्या वक्त हो रहा है? 9 बज चुके हैं पिताजी। सास बहू अभी तक घर नहीं लौटी, जरा साइकिल लेकर देख के आओ बेटा। ठीक है पिताजी, अब बच्चों को देखिए, मैं माँ और अनामिका को लेकर आता हूँ। वो निकलने ही वाला होता है, तब तक सास बहू दोनों घर लौट आती है। दोनों बच्चे सो चुके थे। ये देखकर अनामिका, अजी, बच्चों ने खाना खाया है ना? खाया है अनामिका, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। जब देखा 9 बजे तक नहीं आए तो वो दोनों सो गए। कोई बात नहीं, आप और पिताजी खाए हैं? मैंने बच्चों के साथ ही खा लिया, पर बेटा नहीं खाया। तुम लोग खाना खा लो, मैं बच्चों को देखता हूँ। इस तरह कहने पे शारदा, रमेश और अनामिका घर पे जहाँ चूल्हा था वहाँ जाके बैठते हैं। सभी लोग खाना परोसते हैं और फिर अच्छे से खाते हैं। घर के बाहर एक नल था,
वहाँ अनामिका बैठकर मनी मन कुछ सोच रही होती है। बाल्टी में रखी मछलियाँ हिल रही थी, साथ ही बाल्टी भर के पानी बर्बाद भी हो रहा था। तभी शारदा वहाँ जाकर देखती है बाल्टी का पानी बर्बाद हो रहा है। बहू, अरे ओ अनामिका, इस तरह बुलाती है। उसके बावजूद अनामिका हिलती डुलती नहीं, वहीं पे बैठी रहती है। ये देखकर शारदा, क्या हो गया इसे? बुला रही हूँ फिर भी सुन नहीं रही। ये कहकर शारदा अनामिका के पास जाती है और अपना हाथ उसके सर पे रखती है। हाथ रखते ही अनामिका घबरा जाती है और शारदा को देखती है। कब से बुला रही हूँ, नहीं सुन रही हो? ऐसा क्या सोच रही हो बहू? मैं रोजगार को लेकर सोच रही हूँ माँ जी। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, दिन ब दिन उनके स्कूल के फीस भी बढ़ रहे हैं। हमारी जैसी बच्चों की जिंदगी नहीं होनी चाहिए माँ जी। हाँ बहू, हम कुछ भी करके जैसे तैसे बस अपना गुजारा कर रहे हैं, पर इस तरह से हमें बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें देखना होगा जिसमें उनकी जिंदगी बेहतर हो। इसीलिए माँ जी, हम थोड़े और पैसे किस तरह से रोजगार कर सकते हैं, यहाँ पे बैठकर मैं वही सोच रही थी। तो क्या तुम मछली बेचना बंद कर दोगी बहू? नहीं माँ जी, मछली बेचने के साथ साथ हमें कुछ और भी काम करना होगा। अभी ये काम तो हम बंद नहीं कर सकते हैं ना। तले हुए मछली के व्यापार के अलावा और हम क्या व्यापार कर सकते हैं? असल में माँ जी, जब मैं सोच रही थी तब मुझे एक तरकीब आई। हम इसके साथ साथ फिश बिरयानी का व्यापार भी कर सकते हैं ना। अरे वाह बहू रानी, ये तो अच्छी तरकीब है। वैसे भी हम मछलियाँ तल के बेच ही रहे हैं, उसी के साथ साथ हम फिश बिरयानी भी बेच सकते हैं। बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें इस काम में थोड़ी मदद हो जाएगी? हाँ माँ जी, वैसे भी फिश बिरयानी सेंटर हाईवे पे नहीं है। शुरू करने पे अच्छा चलेगा। जब फिश बिरयानी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फिश फ्राई बेचेंगे और इस तरह से हमारी दो कमाई भी हो जाएगी। है ना अच्छी तरकीब माँ जी? फिर देर किस बात की बहू, तुम जाके फिश बिरयानी बनाओ। मैं सब डब्बा उब्बा साफ करके अच्छे से तैयार करती हूँ, और मुझे एक बोर्ड भी तो लिखना है कि यहाँ फिश बिरयानी मिलता है। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका खुशी खुशी मछलियाँ धोने लगती है। शारदा अपने बक्से के पास जाती है, बक्सा खोल के चारों तरफ पानी छिड़कती है और वहाँ रंगोली देती है। फिर वहाँ पे 2-4 बोर्ड लगा देती है, ये लिखकर कि यहाँ पर फिश बिरयानी मिलती है। उधर घर पे अनामिका एक बड़े से लकड़ी के चूल्हे पर बड़े ही स्वादिष्ट खुशबूदार फिश बिरयानी बनाती है। उस दिन बाप बेटा काम पे नहीं गए थे, वो दोनों घर पे ही थे। फिश बिरयानी की सुगंध मिलते ही वो दोनों खुद को रोक नहीं पाए। बहू रानी, फिश बिरयानी की सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा मुझे और बेटे को दे दो, हम पेट भर के खा लेंगे। जरूर खिलाऊंगी पिताजी, पर ऐसे नहीं कि आप लोग फिश बिरयानी पेट भर के खाएंगे और घर पे ही बैठ के आराम करेंगे। आप दोनों को फिश बिरयानी सेंटर पे आना होगा और हमें मदद करना होगा। फिश बिरयानी सेंटर वो कहाँ पे है और किसने शुरू किया? हाईवे के पास पिताजी, वहाँ हमारा फिश का एक दुकान था ना, वहीं पे हम लोगों ने फिश बिरयानी सेंटर भी साथ ही साथ खोल दिया है। ऐसा क्या? इतनी गर्मी में तुम्हारे पास कौन आएगा फिश बिरयानी खाने? देख लेना, कोई नहीं आने वाला है वहाँ। ठीक है, अगर कोई नहीं आया तो ये सारा फिश बिरयानी आप अकेले ही खा लीजिएगा। अरे अकेले वो क्यों, मैं भी खा सकता हूँ। ठीक है पिताजी, आप भी खा लीजिएगा। इस तरह अनामिका जो फिश बिरयानी बनाई थी उसे एक ट्रक में लदाकर हाईवे के दुकान के पास लेके जाती है। दुकान के पास जिस तरह से बंदोबस्त किया गया था, ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। सास बहू को लगा था कि बिरयानी खाने के लिए वहाँ पे बहुत लोग आएंगे। 1 घंटा निकल जाता है पर वहाँ कोई नहीं आता है। शारदा, यहाँ कोई नहीं आने वाला। बहू बहुत मेहनत से फिश बिरयानी बनाई है, क्यों बर्बाद करना। हम यहाँ पे 4 लोग हैं, हम चारों 4 अलग अलग दिशा में जाके आराम से खा सकते हैं। फिर सारा फिश बिरयानी खत्म हो जाएगा और बच्चों के लिए हम थोड़े से लेके भी जा सकते हैं। हाँ माँ, देख के तो लग रहा है यहाँ कोई नहीं आने वाला। देखो, ज्यादा सोचो नहीं, मैं और पिताजी जाके बैठ जाते हैं, तुम लोग भी आ जाओ, बच्चों को लिए ले जाएंगे। बाप बेटा सास बहू को इस तरह से अपना सुझाव देते हैं, पर सास बहू अपने मन में बहुत धैर्य रखती है। धीरे धीरे उनके दुकान में ग्राहक आना शुरू करते हैं और फिर बड़े ही कम समय के अंदर सास बहू का फिश बिरयानी
बहुत फेमस हो जाता है, जिससे उनकी बहुत कमाई होती है और फिर अनामिका को अपने बच्चों की भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं रहती। अनामिका का उम्र 25 साल। अपनी सहेली माधवी के साथ आम के खेत में वो झूले में झूला झूल रही होती है। क्या अनामिका, हाल ही में कहा था कि शहर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है? हाँ माधवी, पर मैंने ना कह दिया। क्यों, तुम्हें लड़का पसंद नहीं? देखने में तो अच्छा ही था माधवी, पर उसका ना शहर में बहुत ज्यादा नाम और पैसे है, इसीलिए मैंने ना कह दिया। तुम कैसी लड़की हो, तुम कर क्या रही हो? तुम्हें अकल वकल है या नहीं? हर लड़की चाहती है पैसे वाले घर में बहू बन के जाए, पर तुम तो बिल्कुल विपरीत हो। अमीरों के घर में सिर्फ पैसे पैसे की ही बात होती है, ना किसी से प्यार होता है, ना किसी से लगाव, ना किसी से बंधन। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अच्छे दिल का इंसान चाहिए। ऐसे अच्छे दिल का लड़का, अच्छा परिवार तुम्हें कहाँ मिलेगा? वो तो नहीं कहा, पर ऐसा इंसान कहीं तो जन्म लिया होगा, ऐसा परिवार कहीं तो होगा। ये सब भ्रम है माधवी। आजकल शादी में लड़की सुंदर ना हो, रंग सांवला हो तो भी चलता है। दहेज लेते हैं और सबकी शादी हो जाती है। सब एक जैसे तो नहीं होता ना माधवी। अब ये सब छोड़ो अनामिका, तुम्हारा भरोसा है ना, तुम इसी तरह से सपने देखो, एक ना सच जरूर होगा। इस तरह दोनों अच्छे से बातचीत करते हुए झूला झूलने लगती है। उधर गांव में उसके भाई के घर में शारदा और उसके पति जाते हैं। घर के बाहर बहुत ही ठंड वातावरण था, इसीलिए सभी चेयर लेके बाहर बैठते हैं। दामोदर के घर में काम करने वाला चंदन सबके पीने के लिए नारियल पानी लेकर आता है। दीदी पीजिए, भाई साहब आप भी पीजिए, इसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट है। दामोदर के कहने पर शारदा और प्रसाद नारियल पानी पीते हैं। बाबू, अगर और को जरूरत पड़े बुलाइएगा, मैं अंदर काम करने जा रहा हूँ, कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है। भाई साहब, और कितनी बार याद दिलानी पड़ेगी? हमने इस घर में शादी का वादा किया था दामोदर, इसीलिए तो हम यहाँ बात करने आए हैं। ये सुनकर दामोदर बहुत खुश हो जाता है। क्या भाई साहब, आप रमेश से शादी की बात कर रहे हैं क्या? सच में ये तो बहुत ही खुशखबरी है। हमारी बेटी के लिए रमेश योग्य वर है, दोनों अच्छे लगेंगे। भाई साहब, ये अनामिका कहाँ है? चंदन, चंदन इधर आना। दामोदर के इस तरह से बुलाने पे चंदन अंदर से बाहर निकल आता है। बताइए बाबू, अभी क्या चाहिए आपको? अनामिका इस चंदन की ही बेटी है। चंदन हमारे यहाँ नौकर का काम करते आए हैं, पर वो मेरे भाई जैसा है, इसलिए अनामिका की शादी मैं रमेश से करवाना चाहता हूँ। चंदन, तुम्हारी मर्जी है ना? अरे आप मेरे भाई जैसे हैं। आप अगर कुछ कह रहे हैं तो अनामिका के बारे में कुछ अच्छा सोच के कह रहे हैं, इतना तो मैं समझ सकता हूँ। ऐसी बात है तो हमें अपने साथ अपने घर पे ले चलो, हम लड़की देखना चाहते हैं। जरूर बाबू, आप कार में जाके बैठिए, मैं आगे आगे चल के जाता हूँ, आप लोग पीछे गाड़ी से आइए। इस तरह कहने पर चंदन पैदल पैदल आगे चलने लगता है और पीछे से गाड़ी में बैठकर शारदा और उसके परिवार आते हैं। उधर ऑफिस बिल्डिंग में रमेश जाता है। वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। तब वो मनी मन सोचने लगता है। काव्या ने कहा कि वो यही है, पर वो दिख नहीं रही है। लगता है वो मुझे जानबूझ के डराना चाहती है। वो सोच ही रहे थे कि तब तक काव्या वहाँ आ जाती है। तुम्हें लगा नहीं था ना कि मैं यहाँ आ जाऊंगी, लेकिन अगर तुम आए हो इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करते हो। पागल हो गए हो काव्या, मैं यहाँ पे अपने दोस्त को बचाने आया हूँ। रमेश, इतने दिनों तक तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ऑनेस्ट रही, और बस ये ऑनेस्टी इसलिए है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। देखो काव्या, पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, तुम बस मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी कभी प्यार नहीं बन सकती हो। समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो रमेश। मैं अब समझाता हूँ, चलो अब नीचे चलो। इस तरह कहकर काव्या को लेकर वो नीचे चला जाता है। उधर चंदन के घर पे सभी लोग बैठे हुए थे। अनामिका सबके लिए चाय लेकर आती है। सभी लोग अनामिका को देखते हैं। सभी को अनामिका पसंद आती है। बहन जी, ये मेरी बेटी अनामिका है। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे समझ में आ गया, लड़की बहुत ही अच्छी है। मेरे बेटे के साथ इसकी शादी करवा देते हैं। ये सुनकर चंदन बहुत खुश हो जाते हैं। अनामिका शर्मा जाती है। तभी देखती है घर के सामने एक कार खड़ी है तो वो घबरा जाती है।
पर शारदा ये बात समझ जाती है। क्या बात है अनामिका, तुम कार ऐसे देख रही हो? तुम्हें कार बहुत पसंद है क्या? नहीं नहीं, मुझे कार से बहुत डर लगता है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अनामिका शर्मा के वहाँ से चली जाती है। चंदन, आज से अनामिका तुम्हारी बेटी नहीं मेरी भी बेटी है। अच्छा दिन देख के फिर से हम एक बार मुलाकात करेंगे। ये सुनकर चंदन बहुत खुश होते हैं। गाड़ी में बैठ के शारदा और उसके परिवार चले जाते हैं। अनामिका जो बगीचे में थी उसके पास, पिताजी मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे पता है ये रिश्ता तुम क्यों नहीं करना चाहती। अमीर लोग अच्छे दिल के नहीं होते हैं, उन्हें लगाव नहीं होता। तुम्हें डर है कि उनके मन में सिर्फ पैसे ही होंगे, यही ना? हाँ चाचा जी। जब तुम उनके घर पे जाओगी तो समझ में आएगा तुम्हारी सोच गलत है। इतना कहकर दामोदर वहाँ से चला जाता है। अनामिका इस बात को लेकर सोचने लगती है। कुछ दिनों के अंदर ही अनामिका और रमेश की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। अनामिका अब अमीर सासू माँ के घर पे रहने आती है। दरवाजे के पास रमेश की बहन ऋतिका आरती लेकर खड़ी रहती है। भैया, आपको भाभी का नाम लेना है और भाभी आपको भैया का नाम लेना है। मेरा नाम रमेश है और मेरी पत्नी का नाम अनामिका है। मेरा नाम है अनामिका और मेरे पति का नाम रमेश। कहने के दौरान अनामिका शर्मा जाती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठ के अनामिका मंदिर में दिया जलाती है। शारदा उसके पास जाती है। मैं सब कर लूंगी, तुम जाके आराम करो बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी बहू आ गई है ना, मैं सब कर लूंगी। अनामिका घर का सारा काम काज खाना पकाने लगती है। ननद ऋतिका अनामिका को भाभी भाभी कहकर बड़े ही प्यार से दिन भर बुलाते रहती है। खाना खाने के दौरान भी सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सभी लोग एक साथ सिनेमा देखने जाते हैं, पार्क घूमने जाते हैं। एक दिन खाना पकाने के दौरान अनामिका का हाथ जल जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, पिताजी। अनामिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर शारदा, प्रसाद, ऋतिका, रमेश सभी लोग वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अनामिका के से आंसू बहने लगते हैं। हम सब यहीं पे है बहू। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका गर्भवती होती है। ये खबर मिलते ही घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। खबर मिलते ही गांव से पिता चंदन एक टोकरी आम लेकर अनामिका के पास आते हैं। आप कैसे पिताजी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? इस तरह पिता चंदन गर्भवती बेटी अनामिका से ढेर सारी बातें करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन ननद ऋतिका एक गिलास दूध लेकर गर्भवती बहू अनामिका के पास आती है। भाभी, दूध पी लीजिए। डॉक्टर का दिया हुआ पाउडर भी मैंने इसमें मिला दिया है। मेरा भतीजा बिल्कुल गोरा और स्वस्थ होना चाहिए। कैसे पता कि ये बेटा होगा ऋतिका? बेटी भी तो हो सकती है। अगर लड़की भी होगी तो मेरी तरह ही खूबसूरत होगी। ये बात हो ही रही थी कि तब तक सासू माँ शारदा टैबलेट और पानी लेकर वहाँ पे आती हैं। ये दवाइयाँ ले लो, आधे घंटे बाद तुम्हारा पसंदीदा सब्जी, 2 अंडे और दाल दूंगी। इस तरह शारदा कहती है। दे दीजिए माँ जी, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप लोग दोनों है ना याद दिलाने के लिए। पहले दवाइयाँ दे दीजिए, मैं ले लेती हूँ। शारदा जो दवाइयाँ लाई थी वो अनामिका को दे देती है। अनामिका दवाई खा लेती है। करीबन 2 घंटे निकल जाते हैं। गर्भवती बहू अनामिका झूले में बैठी होती है और सासू माँ शारदा उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तब तक ननद ऋतिका वाटर बॉटल लेकर वहाँ आती है। ऋतिका, कब तक तुम इस तरह से खड़ी रहोगी? आओ ना, यहाँ बैठो। 3 लोगों के लिए उस झूले में बैठने में तकलीफ होगी भाभी। मैं खड़ी ठीक हूँ, आप मेरी बात छोड़िए, पेट भर के खाना खाइए। हाँ बहू, तुम आराम से खाना खा के थोड़ी देर सो जाओ। 4 बजे मैं तुम्हें जूस दूंगी। इतना कहकर वो बड़े ही प्यार से अनामिका को खाना खिलाने लगती है। अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, मैं अमीर लोगों को बहुत ही गलत समझ। अमीर लोगों में भी ऐसे अच्छे लोग होते हैं। अब मुझे समझ आया, अब से मैं भी अमीर हूँ। उस दिन से अनामिका भी सबके साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। अनामिका के मन में अमीरों को लेकर जो भी ख्यालात थे वो सब बदल जाते हैं। ननद का सम्मान, सासू माँ का प्यार, ये सब कुछ देखकर अनामिका को अपने ससुराल के ऊपर बहुत गर्व होता है। ये सब देखकर इतना अच्छा रिश्ता लाने के लिए, अनामिका को अच्छे ससुराल भेजने के लिए
वो दामोदर काका के प्रति बहुत आभार रहती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उस दिन रविवार था। चूंकि सभी की छुट्टी थी, बच्चे हरीश, भव्य